ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 6 है। सो लेट्स स्टार्टेड। फिर जिन जियानियो को उसे कॉफी देने के लिए बोलता है और जियानियो गुस्से में बोलती है खुद ले लो। इसलिए जिनियन खुद ही कॉफी ले लेता है और जियानियो को बोलता है ये केस सॉल्व करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगा। तुम सोचकर देखो, क्या तुम अपने बच्चों को बताना चाहती हो कि तुमने कितना सामान बेचा, या बताना चाहती हो कि तुमने कितनी लोगों की जान बचाई। और वो जियानियो को एक फाइल देकर बोलता है इसमें विक्टिम की इंफॉर्मेशन है। उसने लास्ट मंथ ही सुसाइड किया है। हमें उसके डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और जियानियो देखती है वो वही लड़की है जिसकी फोटो उसे टेबल पर मिली थी। और जियानियो बोलती है तुमने तो बोला था कि तुम सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ते हो, तो तुम एक साधारण एम्प्लॉय की सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जिनियन बोलता है मैं भी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता हूँ। और तभी उसका एक फोन कॉल आता है और वो जियानियो को लेकर उस कंपनी के प्रेसिडेंट यान जीकुई के पास जाता है। और जीकुई जिनियन को बोलती है मैंने सोची थी कि तुम ऐसा असिस्टेंट चूज करोगे जो तुम्हारी तरह एरोगेंट होगा। जिनियन बोलता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो जियानियो? जियानियो बोलती है हाँ, तुमने तो मुझे बिना बताए मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बना दिया। और जीकुई बोलती है मैंने जिनियन को यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोली थी और उसने बोला था कि वो तभी इन्वेस्टिगेशन करेगा जब तुम उसकी असिस्टेंट बनोगी, इसलिए मैंने तुम्हें उसका असिस्टेंट बना दिया। मैंने सोची थी कि उसने तुमसे इस बारे में बात कर लिया है। जिनियन बोलता है हमने कुछ देर पहले इस बारे में बात कर लिया है, ये सब छोड़ो और केस के बारे में बताओ। जीकुई बोलती है 1 महीने पहले कंपनी के कुछ लोग होंगयोंग रिजॉर्ट गए थे और वहाँ बाथटब में वांग उई की डेड बॉडी मिली थी और वहाँ एक सुसाइड नोट भी मिला था। और उसके फैमिली ने फॉरेंसिक टेस्ट कराने के लिए भी मना कर दिया था, इसीलिए पुलिस ने सुसाइड केस होने की वजह से केस बंद कर दिया था। जिनियन बोलता है तो तुम ये केस इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहती हो? जीकुई बोलते है कुछ दिन पहले मुझे किसी ने ये फाइल भेजा था जहाँ लिखा है कि वांग उई ने सुसाइड नहीं किया है, उसे ब्लैकमेल करा जा रहा था और हमारे कंपनी के अकाउंट से उसके फैमिली को 1 लाख दिया गया है जिससे वो लोग उसकी फॉरेंसिक टेस्ट ना कराएं। लेकिन मैंने उसे ब्लैकमेल नहीं किया है, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। लेकिन यह प्रूफ है कि एक अकाउंट से वानवी की फैमिली को पैसा दिया गया है। और जिनियन पूछता है वो अकाउंट किसका है? जीकुई बोलती है मेरे फियांसे इयान का, वो ज्यादातर समय हांगकांग में ही रहता है और मुझे विश्वास है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जियानियो बोलते हैं लेकिन उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है। जिनियन बोलता है कोई भी इलीगल काम करने के समय अपना ही अकाउंट क्यों यूज करेगा? और जीकुई बोलती है मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि इस सब के पीछे असल में कौन है। और जिनियन बोलता है जियानियो को अपना जॉब बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद भी जियानियो नॉर्मली यहाँ काम कर सके और कोई उसे अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ना बोल पाए। जीकुई बोलती है ठीक है। फिर वो लोग घर जाते हैं और फूजियो को भी खाने के लिए बुलाते हैं और फूजियो जिनियन को बोलता है तुमने मुझे खाने पर क्यों बुलाया है, तुम्हें जरूर कुछ चाहिए। जिनियन बोलता है तुम ये अकाउंट चेक करो, शायद कोई सीक्रेट ट्रांजैक्शन कवर अप करने के लिए ये अकाउंट यूज किया गया है, साधारण कोई ये ढूंढ नहीं पाएगा। और फूजियो बोलता है मैं साधारण कोई नहीं हूँ। और वो उस अकाउंट होल्डर का नाम देखकर बोलता है क्या तुम सच में अपने जीजू का अकाउंट चेक करना चाहते हो? जियानियो बोलती है तो प्रेसिडेंट ई आपकी बहन है। जिनियन बोलता है नहीं, 20 साल पहले मेरी मॉम ने उसकी डैड के साथ शादी की थी। जियानियो बोलती है तो वो आपकी बहन ही तो हुई, वैसे अब हम क्या करेंगे? जिनियन बोलता है तुम बताओ, मैं तुम्हें ये केस इन्वेस्टिगेशन करने दूंगा जिससे तुम्हारी असिस्टेंट की एबिलिटी इम्प्रूव होगी। जियानियो बोलती है मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ। जिनियन बोलता है मैं अभी उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, इसलिए तुम मेरी असिस्टेंट हो। जियानियो बोलते हैं नहीं, और वो दोनों इस बात पे झगड़ने लगते हैं और फूजी उन्हें रोककर खाना खाने बोलता है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह जिनियन जियानियो के घर जाता है और उसे जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग पे जाने के लिए बोलता है। फिर वो लोग शॉपिंग पे जाने लगते हैं और जिनियन उसे बोलता है कि उसके घर पे डेकोरेशन के लिए जो सब है वो सब चीज उसे भी चाहिए। और जियानियो बोलती है तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना, तो अब तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? जिनियन बोलता है ये सब मुझे नहीं, फूजियो को भी चाहिए और वैसे भी तुम्हें ये सब काम करना पसंद है। और वो जियानियो को शॉपिंग करने के लिए अपना क्रेडिट कर देता है। और जियानियो बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेले शॉपिंग करूं? तो तुम क्यों आए हो? जिनियन बोलता है मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन फूजियो आज एक बिजनेस ट्रिप पे गया है। और जियानियो बोलती है तो तुम आज एक ड्राइवर बन के आए हो। फिर जियानियो अकेले सारा सामान खरीदती है। फिर वो लोग जिनियन के लिए बेड खरीदने जाते हैं और वो लोग बेड चेक करने के लिए उस पर सो के देखते हैं। और तभी जिनियन जियानियो को बोलता है क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम आसानी से मिल पाएंगे और इससे तुम्हारा काम करने का क्षमता भी इम्प्रूव होगा। और जियानियो नहीं बोलकर चली जाती है।
फिर वो लोग लिफ्ट से जाने लगते हैं और वहाँ जीनियन जियानियो को बोलता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो। जियानियो बोलती है मुझे पीसफुली रहना पसंद है इसीलिए। और जीनियन बोलता है तुमने गलत डिसीजन लिया है। और लिफ्ट के सभी उनकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन ऑफिस आकर जियानियो जीनियन के लिए वन वीक की सुसाइड लेटर पढ़ने लगती है और रोने लगती है। इसीलिए जीनियन उसे बोलता है तुम्हारी सबसे यूजलेस एबिलिटी है कि तुम बहुत इमोशनल हो। और जियानियो उसे बोलती है सभी लड़कियां इमोशनल होती है, अगर इससे तुम्हें कोई परेशानी है तो किसी लड़के को अपना असिस्टेंट बनाओ जो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा, तुम्हारा घर सजाएगा और चिन्मों का भी ख्याल रखेगा। वैसे ये सब छोड़ो, ये सुइसाइड नोट देखने में तो असली लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। जीनियन बोलता है नहीं, ये वांग वी ने लिखा है और ये समझना बहुत आसान है। अगर कोई उसे ये लिखने में मजबूर करता तो उसकी हैंडराइटिंग इतनी साफ नहीं होती और वो जरूर लिखने के समय कुछ मिस्टेक करती। और लिखते समय उसने बहुत सारा मेटाफर यूज किया है। अगर कोई उसे जबरदस्ती करके ये लिखा था तो वो मेटाफर यूज नहीं कर पाती, वो सिर्फ एक सिंपल शॉर्ट लेटर लिखती। इसीलिए ये असली है। और जियानियो बोलती है अब हम क्या करेंगे। जिनियन बोलते हैं हमें पहले उसकी सुइसाइड के वजह ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए जियानियो वांग वी के कंप्यूटर में जाकर उसकी पर्सनल डायरी चेक करने जाती है और वह पासवर्ड के लिए वांग वी की बर्थडे ट्राई करती है और वो खुल जाता है। लेकिन वो देखती है कि किसी ने सब कुछ डिलीट कर दिया है। और तभी वहाँ पीजी आकर उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियानियो बोलती है मैं डायरेक्टर बो के लिए एक फाइल ढूंढ रही थी। और वो बोलता है मैं फाइल ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ और चलो मैं तुम्हें लंच पर ले जाता हूँ, वह बाकी लोग भी जाएंगे। और जियानियो उनके साथ चली जाती है और वहाँ जाकर सोचने लगती है कि किसने वांग वी की डायरी डिलीट किया होगा। और तभी जिनियन उसे कॉल करता है, इसीलिए वो सभी को डायरेक्टर बो मुझे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा बोलकर जाने लगती है। और पीजी भी उसके साथ जाता है और वो देखती है कि जिनियन रेस्टोरेंट के बाहर कार पे उसके लिए इंतजार कर रहा है। इसीलिए वो जिनियन के कार में उठ जाती है और जिनियन उसे बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन्हें खुद को छूने नहीं देता। और जियानियो बोलती है उन्होंने मुझे नहीं छुआ है। फिर जिनियन उसे अपने मोबाइल पे वांग वी की पर्सनल डायरी दिखाता है और जियानियो बोलती है ये तो किसी ने डिलीट कर दिया था, तुम्हें कहाँ से मिला। जिनियन बोलते हैं ये सब ढूंढना मेरे लिए बहुत आसान है। फिर वो लोग जियानियो के घर जाते हैं और वहाँ जियानियो जिनियन के लिए वो डायरी पढ़ने लगती है जहाँ वांग वी ने अपने क्रश के बारे में लिखी थी। और वो पढ़कर जियानियो बोलती है शायद यह वांग वी ने माई चैन के बारे में लिखा है, क्योंकि उसने लिखी है कि वो हमेशा ब्लू टाई पहनता है और सबसे अच्छे से बात करता है जिससे सभी को कंफर्टेबल फील होता है। पीजी भी ब्लू टाई पहनता है लेकिन उससे बात करने के समय अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए ये जरूर माई चैन होगा। और जिनियन बोलता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जियानियो बोलती है मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन तुम बहुत एरोगेंट हो। और ये सुनकर जिनियन गुस्सा करके चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह जर्रान जियानियो को फोन करके बोलता है मैं तुम्हारे बिल्डिंग के सामने तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। इसीलिए जियानियो जल्दी से नीचे जाकर जर्रान से मिलती है और उसे बोलती है क्या तुम यहाँ कोई काम पे आई हो। जर्रान बोलता है मेरा यहाँ के पुलिस फोर्स में ट्रांसफर हो गया है, मैं अब यहाँ कम से कम 1 साल रहूंगा और तुम्हारी मामा ने मुझे तुम्हारी एड्रेस दी थी, इसीलिए वीकेंड होने की वजह से मैं तुमसे मिलने चला आया। फिर जियानियो उसे अपने घर में ले जाती है और वहाँ जर्रान उसे वो नंबर दिखाता है जो उस किलर के घर पे लिखी हुई नंबरों से मिला है। जियानियो वो नंबर देखकर बोलती है इन नंबरों का तो कोई भी मीनिंग नहीं है। और जर्रान बोलता है इनका मीनिंग समझने के लिए हमें इन्हें सही से सॉल्व करना पड़ेगा। जिनियन ने किलिंग मशीन केस सॉल्व किया था, इसीलिए मैंने उसे ये नंबर भेजा था और सोचा था कि शायद उसे इन नंबरों का मतलब पता होगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, वो असल में इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और तभी जियानियो का एक डिलीवरी आता है और जर्रान देखता है कि वो साइमन बो के लिए आया है, इसीलिए वो जियानियो को बोलता है क्या ये जिनियन का पार्सल है। जियानियो बोलती है हाँ, वो ज्यादातर समय घर पर नहीं रहता है और अगर रहता भी हो तो दरवाजा नहीं खोलता है और सब पार्सल मेरे घर भेज देने के लिए बोलता है। वैसे मैं बताना भूल गई थी, वो मेरे ऊपर के फ्लोर में रहता है। और जर्रान बोलता है हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए अगर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो तुम मुझे बोल सकती हो। जियानियो बोलती है नहीं, मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी असिस्टेंट थी, इसीलिए वो मुझसे अपना काम कराता है और वैसे भी वो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है। मैं मानती हूँ कि मैं उसे जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये कितना डेंजरस हो सकता है और मेरे पास इतना साहस नहीं है कि मैं उसके साथ रह सकूँ। वैसे ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें लंच पर ले जाता हूँ। और तभी जिनियन जियानियो को कॉल कर उसके साथ आने के लिए बोलता है
इसीलिए वो जर्रन के साथ नहीं जा पाती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।